नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की का जो आखिरी तरीका या आखिरी जो उसकी विधि है या जो पद्धति है उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। इस पद्धति या इस विधि को या इस तरीके को हम कहते हैं रेफरल सैम्पलिंग। कहीं कहीं इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी नाम दिया गया है, कई जगह उसको मल्टीप्लिसिटी सैम्पलिंग भी कहा गया है और कुछ जगह उसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहा गया है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं। कुछ किताबें कहती हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग एक ही जैसी चीज़ है, कुछ या नेटवर्क सैम्पलिंग एक जैसी चीज़ है, कुछ किताबें इनको अलग अलग तरह से कहती हैं। तो अपन उस पेचीदगी में नहीं पड़ेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम पहले बुनियादी बातें बड़े सरल और स्पष्ट रूप से समझ जाएं। तो इसको रेफरल सैम्पलिंग कह लीजिए या स्नोबॉल सैम्पलिंग कह लीजिए, एक ही है। ये शब्द आपको स्नोबॉल कहाँ से आया इसके जानने की आवश्यकता नहीं है। इस सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या काम और कैसे सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, इसको चुना जाता है आपके रेस्पोंडेंट को, जनरली रेस्पोंडेंट को, वो कैसे सोशल साइंसेज में कैसे होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान और बड़ा सरल तरीका है ये। आम तौर पर स्नोबॉल सैम्पलिंग उस संदर्भ में या उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल की जाती है जहां लोग अपने आप को छुपाने की, बचाने की, सामने नहीं आने की कोशिश करते हैं। जैसे समझिए कोई ड्रग्स लेता है, ये मामूली ड्रग्स नहीं, कोई बहुत ही गंभीर तरह के ड्रग्स लेता है, तो ये आपको ढूंढने में इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। आपको कहीं अंधेरे कोने में, कहीं ब्रिज के नीचे, ऐसे कुछ लोग गिने चुने आपको मिल जाएंगे और निश्चित ही आपको 2-4 लोगों से मिलना आपको शायद आपका जो उद्देश्य है रिसर्च का, वो शायद 2-4 लोगों से काम नहीं चले तो आपको और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिर ऐसे लोगों को कैसे ढूंढेंगे, है ना, जिनका मिलना, जिनका पकड़ना, जिनसे इंटरव्यू करना आपको बहुत मुश्किल होता है। तो इसको अपन कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये उसकी बेसिकली परिस्थिति या इस संदर्भ में है और इनसे बात करना, इनका दृष्टिकोण प्राप्त करना, इनका लाइफस्टाइल को समझना, ये इनकी जानकारी उस ड्रग्स के बारे में, जैसे समझिए कितनी है, या किसी और संदर्भ में HIV के बारे में उनकी जानकारी कितनी है, उनका दृष्टिकोण क्या है, क्या वो जानते हैं कि उनको कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या ये जान सकते हैं कि उनको क्या क्या, इनका बिहेवियर कितना रिस्की है ना, उसमें क्या ख़तरे हैं, क्या वो लंबा नहीं जी पाएंगे, अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों पे, पत्नी पे, घर पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो उनकी जीवन शैली को समझने की हम सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट और कम्युनिकेशन वाले इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं और इस पर काफ़ी जो है शोध करते हैं और हुआ है इसको लेकर। और ऐसी जगह जहां आपको ज़्यादा संख्या में लोग नहीं मिलते हैं, जो लोग सामने नहीं आते हैं, इनको ढूंढने के लिए आपको जो है एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्था की ज़रूरत पड़ती है जो आपको कम से कम एक व्यक्ति तक ले जा सके। जैसे समझिए HIV है। अब समझिए कि मैं HIV और एड्स का रोगी हूँ, HIV का रोगी हूँ मैं। अब आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे अगर, और आपको ये इस तरह का सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है। सर्वेक्षण तो नहीं कर रहे हैं, इसमें मुझसे बातचीत करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली ऐसी जो है ना, कोई भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जनरली जो है क्वालिटेटिव स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में भी किया जाता है। तो दोनों तरह से आपके किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर निर्भर होता है। अपन इस तरह मान के चलिए अपन एक क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप मुझे कैसे ढूंढेंगे, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो ये ना, इसको कह लीजिए आप सेक्सोलॉजिस्ट है, या जो HIV व्यक्तियों का परीक्षण करता है, उनको दवा देता है, उसका विशेषज्ञ है वो, या कोई STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उसके संबंध में जो है वो विशेषज्ञ है। तो आप उसके पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है शोध का, और आप गारंटी देते हैं कि आप इस व्यक्ति का नाम वगैरह कुछ इजाज़त नहीं करेंगे, और आप उस डॉक्टर या उस NGO जो इन ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करता है उनको पकड़कर
एक आदमी को आप ढूंढते हैं और उससे आप जो है अपने थोड़ा रैपॉर बनाते हैं, उसके साथ थोड़ा संबंध बनाते हैं, थोड़ी आत्मीयता बढ़ाते हैं उसके साथ, और उसके साथ फिर आप जो है चर्चा करते हैं, है ना, इन डेप्थ इंटरव्यू जैसे कहते हैं, उनके साथ एक लंबा चौड़ा बड़ा ही गंभीर सा आप जो उनसे चर्चा करते हैं और उसको टेप रिकॉर्ड करते हैं जनरली आप। और उसके बाद आप इस व्यक्ति के द्वारा जो है ना दूसरे व्यक्ति तक, जिसको ये जानता है और जो लगभग वैसे ही व्यवहार करता है जैसे ये व्यक्ति करता है, जैसे इंजेक्शन लेता है या ड्रग्स लेता है, दूसरे व्यक्ति, क्योंकि देखिए ड्रग बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, या HIV के बिहेवियर को, ड्रग्स के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग क्या करते हैं, 4 5 6 लोग एक साथ बैठते हैं और एक इंजेक्शन लेता है, फिर वो इसी इंजेक्शन से कोई दूसरा लेता है, तो इनकी जो इन ग्रुप सॉलिडारिटी है ये काफ़ी मजबूत होती है, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से परिचित होते हैं। या जहाँ से वो ड्रग खरीदता है ना, बार बार उस व्यक्ति को पकड़कर जो है आप उसके थ्रू आप एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं, एक रोगी से या एक ऐसा जो ड्रग्स लेता है उससे बातचीत करते हैं, और उस व्यक्ति के द्वारा है ना आप दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, उसका एड्रेस आप कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मेरी सिफारिश कर दो, मेरे बारे में बता दो, जैसे आपने मुझसे बात की ऐसे दूसरे को भी बता दो कि वो भी मुझसे बात करेगा। इसको कहते हैं स्नोबॉल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक उस व्यक्ति से जब आप बातचीत करते हैं, इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इससे लगभग मिलती जुलती जो है आप नेटवर्क सैम्पलिंग भी कह लीजिए, इसको आप मल्टीप्लिसिटी सैम्पलिंग भी कह लीजिए। तो अधिकांश लोगों ने स्नोबॉल सैम्पलिंग को जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल मांगा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कुछ शोधकर्ता हैं जो विशेषज्ञ भी हैं अपने क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, वो कहते हैं कि ये इसके द्वारा आप एक सैम्पलिंग फ्रेम भी बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, और अगर आपने लिस्ट बना ली तो फिर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। मगर ये विचार जनरली जो है उतने लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं, उसको इस तरह से उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आम राय ये है कि ये जो है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, क्योंकि आप एक व्यक्ति के सुझाव से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति तक जाते हैं, इस तरह आप जो है कई जगह जाते हैं। और पहला जो व्यक्ति है, चाहे वो NGO वाला हो, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो ड्रग सप्लाई करता हो, उसके द्वारा पहले अपने इंटरव्यूई को आप चुनते हैं, और फिर इंटरव्यू के द्वारा आप दूसरे तीसरे चौथे दूसरे को चुनते हैं, दूसरा आपको तीसरे तक ले जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको करते रहते हैं। इसको अपन मूल तरह से कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये विशेष जो है डिविएंट केसेस जो होते हैं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना डिविएंट केसेस, लकीर से लीक से हटकर जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कोई किसी तरह से कोई मॉरली उन्होंने कोई गलत काम किया हो, लीगली जो है अपने एक ढर्रे पे नहीं चलते हैं, कुछ इलीगल काम करते हैं, जैसे जो है ना ड्रग्स इस्तेमाल करना है, ड्रग्स बेचना, तो ये लोग छुप कर काम करते हैं। या कोई सामाजिक दृष्टि से ये लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसको समाज स्वीकार नहीं करती है, जिसको समाज ये मानती है कि ये गलत काम हो रहा है, ये बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही डेंजरस काम हो रहा है। तो ऐसे केसेस जिनको जनरली अपन डिविएंट केसेस कहते हैं, उसके संदर्भ में आपको जो है ना ये स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से हमने पिछले कई जो अपन एपिसोड बनाए हैं उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर हमने बातचीत की है। एक बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो ये कि रियल लाइफ में जो प्रोफेशनल मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज़ या कम्युनिकेशन रिसर्च में जो काम करते हैं, या सोशोलॉजी में वगैरह जो काम करते हैं, वो लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को मिलाकर जो है ना अपना शोध करते हैं। और एक नई विधा जो पिछले 10-15 साल से शुरू हो गई, इसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड्स। तो आप जो है ना इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कर सकते हैं या फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसके द्वारा आप एक प्रश्नावली बना सकते हैं, और प्रश्नावली को आप ज़्यादातर लोगों में उसको एडमिनिस्टर करके उनसे सवाल जवाब करके उनसे उनकी राय ले सकते हैं। तो जब प्रश्नावली बनाई तो क्वांटिटेटिव हो गई, और पहली जो चर्चा की आपने वो क्वालिटेटिव हो गई, और बाद में आपने क्वांटिटेटिव किया। कुछ जगह आप पहले क्वांटिटेटिव करते हैं और उसके बाद क्वालिटेटिव करते हैं, और इस तरह इसको अपन मिक्स मेथड्स कहते हैं। तो यहीं अपन इस बात को ख़त्म करते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो है वो समझ में आया होगा। सैम्पलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है,
जो है अपने हर तरह के शोध जो आप काम करते हैं, स्पेशली विशेष रूप से जब आप किसी रिसर्च कंपनी में काम करते हैं, पीएचडी के दौरान जो है ना इतना ज़रूरी इसको प्राय नहीं माना जाता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति सब काम करता है ना, वही प्रश्नावली बनाता है, वही डेटा कलेक्ट करता है, वही डेटा को एनालाइज करता है। तो इसलिए प्राय अधिकांश विश्वविद्यालय और पत्रकारिता संचार के विभाग सैम्पलिंग के बारे में थोड़ी ढील देते हैं, मगर अगर आप रिसर्च की एजेंसी में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। धन्यवाद।